नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जीके में। देखिए, अभी हम लोगों का जो कल का क्लास हुआ था वो गुप्त वंश का क्लास 1 हुआ था। और आज हम लोग क्योंकि आधा क्लास किए थे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए कल मैं एक क्लास कर चुका हूं। और आज होगा गुप्त वंश का क्लास 2, यानी गुप्त वंश का क्लास 2। तो जो लोग क्लास 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जाकर देख लीजिए वीडियो। वो देखने के बाद ये और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। नहीं भी देखने के लिए तो समझ में आएगा, लेकिन आधा से समझ में आएगा। तो पूरी तरह से समझने के लिए गुप्त वंश का पार्ट 1 जरूर देखिए। और आज हम लोग पार्ट 2 यानी क्लास 2 करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, पीछे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग क्लास 1 में पढ़े थे स्टार्टिंग, यानी गुप्त वंश का स्थापना कैसे हुआ, कब रहा। तो चौथी से लेकर छठी शताब्दी के बीच में साल रहा है। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, कालिदास की रचनाएं आदि से, पर्याप्त प्रशस्ति, अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। यदि गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किए थे। श्री गुप्त के बाद अगला शासक घटोत्कच बनते हैं। घटोत्कच के बाद अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कार्य किया, पूरा कल हम बता दिए हैं। और आज चंद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है समुद्रगुप्त। तो आज हम लोग समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे यहां से। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए, इसका स्थापना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा, कौन कौन शासक आए थे। तो चलिए आज हम चलते हैं समुद्रगुप्त के पढ़ते हैं और यहां से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्त, बात यह है कि समुद्रगुप्त के यदि शासन की बात करें तो वो 335 से लेकर 375 के बीच में मिलता है, यानी इसके बीच में समुद्रगुप्त ने अपने शासन को संभाला था। यहां से जो क्वेश्चन में निकल करके आता है वो कैसे निकल के क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे फेमस क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त को भारत में नेपोलियन किसने कहा था, तो वो कहते हैं विंसेंट स्मिथ ने। तो दो क्वेश्चन निकल गया, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ये कहा कौन था भाई नेपोलियन, तो विंसेंट स्मिथ ने। उसी को मैं नोट किया, यानी विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यानी भारत का नेपोलियन कौन, तो समुद्रगुप्त। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने कहे थे। इसलिए मैं चार्ट लिख दिया हूं ताकि आपको अच्छा से समझा सकूं। समझाऊंगा, लिखूंगा, फिर आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी चार्ट बना दिया हूं। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, बात ऐसी है कि हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबार में एक रहते थे, कवि का नाम था हरिसेन, और उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त जितना भी कार्य किए थे उसका उसमें उल्लेख किया गया है। तो समुद्रगुप्त के कार्यों का उल्लेख कहां मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हरिसेन द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। यानी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के जितने भी कार्य है उसका वर्णन मिलता है। देखिए हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन मिलता है। यानी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो यही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है जो हरिसेन द्वारा रचित किया गया है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट VVI है, ये दोनों VVI है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बराबर ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है दोनों से, और दोनों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे हम चलते हैं। देखिए थोड़ा यहां पर समझिएगा बात को। जब समुद्रगुप्त जब सत्ता को संभाला है तो इसके पहले ही चंद्रगुप्त प्रथम ने अच्छा से अपना विस्तार कर दिया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने इतना अच्छा कार्य किया है कि पूरा मतलब भारत में छा गया था। और धरती के मतलब अपना जो भारत है, भारत के कोने कोने में इस सत्ता को स्थापित हो गया था और पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कैसे कब्जा किया था, तो देखिए उत्तर भारत में जितने भी राजाओं हैं वो लगभग सबको पराजित कर लिया। दक्षिण भारत के राजाओं थे उनको भी पराजित कर लिया। अब उत्तर और दक्षिण पराजित कर लिया, मिडिल में ये था, और पराजित दोनों से तरफ करके अब पूरा भारत में शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है देखिए ये समुद्रगुप्त ने
उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया? तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजा एवं दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा गया है, तो इसी को मैं देखिए, उत्तर भारत में 9 राजा, ये देखिए 9 राजाओं को एवं दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राजाओं को पराजित किया? तो दक्षिण भारत में 12, उत्तर भारत में 9 राजाओं को पराजित किया था, और पराजित करके और अपने शासन व्यवस्था को पूरा फैला दिया और हर कोने कोने में अपना सत्ता को स्थापित करता है। क्लियर हो गया? देखिए, इसके बाद ये आता है कि समुद्रगुप्त जो है इनके कविराज के भी नाम से जाना जाता है। यानी कविराज किसको कहते हैं? कविराज की उपाधि किसको दिया गया है? तो समुद्रगुप्त के दिया। किसका? कविराज के भी नाम से जाना जाता है। यानी समुद्रगुप्त को क्या? कविराज। क्वेश्चन पूछेगा कि कविराज के नाम से किससे जाना जाता है? वो समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में के नाम से जाना जाता है। दोस्त, एक बात और है, जो प्रयागराज जो अभिलेख है ना, इसमें अशोक द्वारा निर्मित ये जो अभिलेख है, अशोक द्वारा भी इसको पहले बनाया गया था, और इसमें कई जानकारी भी मिलता है। और इस अभिलेख से जहांगीर और बीरबल के भी वार्तालाप की कुछ जानकारी प्रयागराज के अभिलेख से भी मिलता है, ये भी बताया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद है कि देखिए, आप ऑलरेडी मैं बताया था कि समुद्रगुप्त में जो पिता थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान से सुनिएगा, कहानी फिर मजा आएगा। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम किससे शादी किए थे? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए थे। यानी समुद्रगुप्त के जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम ने वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए थे। क्लियर हो गया? तो समुद्रगुप्त जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर लिया तो समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ हो गया? लिच्छवी। भाई, जब समुद्र जहां पर उसका माई जहां से उसका मम्मी रही वहीं तो उसका ननिहाल होगा। तो समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी। और लिच्छवी से इसका बहुत अच्छा संपर्क था, आना जाना होता है तो संपर्क बन जाता है। तो ये अपने और वहां मतलब बहुत सबको मानता था ये लिच्छवी में भी, इसीलिए इसे मतलब ये अपना ये बोलता था ना कि मैं लिच्छवी के मतलब पूरा मतलब यहाँ का पुत्र हूँ, यहाँ मतलब वहां बहुत कार्य किया है, इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? अपने ननिहाल में भी बहुत सारा कार्य किया और वहां बहुत सबको मानता था, बराबर आता जाता था और बोलता था कि नहीं लिच्छवी हमारी है, और वहां कर भी लिया था आगे चल के, इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। यानी लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसी समुद्रगुप्त को। मैंने क्या बताया कि इसने पुरी को पराजित करके पूरा धरती पर अधिकार कर लिया था। कितने? समुद्रगुप्त ने। इसीलिए इसे धरतीबद्ध के भी नाम से, धरतीबद्ध धरती को बांधने वाला, यानी इसीलिए धरतीबद्ध पूरा धरती को बांध लिया था अपने आप में और पूरा शासन व्यवस्था कर लिया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को धरतीबद्ध भी कहा जाता है। धरतीबद्ध मान धरती को बांधने वाला, धरतीबद्ध है, धरतीबद्ध भी कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए, आपको पता चल गया, पूरा भारत में शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया, पूरा धरती को बांध लिया, अपने आप को पूरा प्रसार पर अपने आप को पूरी तरह से मतलब सत्ता को स्थापित कर दिया। तो क्या पूरा भारत में सत्ता स्थापित कर दिया तो कहीं पर आ जा सकता है? तो ये बोला जाता है कि जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना, वो 3 समुद्र का पानी पीता था। कहाँ कहाँ? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, सभी जगह जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? तो 3 समुद्र का। देखिए, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्र का घोड़ा कितना समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का। अब आगे देखते हैं इसने, अब इसका में आगे बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने इसने कई सिक्के चलाया, जिसमें अपने आप को तो शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया था, पूरा प्रमुख हो ही गया था। इसने एक सिक्का चलाया था, और सिक्का वैसा चलाया था कि सिक्का जो चित्र था ना, वो सैनिक के वेशभूषा था। कैसे? तो जैसे कि पहले की लड़ाई कैसे होती थी, आज जैसा राइफल ये जितना मिसाइल और नहीं थे, उसमें तलवार और ऐसे चलता था। तो कुछ सिक्कों पर ऐसे चलाया, सपोज दैट ये ऐसे रहेगा, ऐसे
ऐसे अपने आप को रोकते हुए और एक ऐसा तलवार लिए हुए ऐसे सैनिक का, यानी कोई मार रहा है उसे बचा रहा है और मार भी रहा है ऐसे करके, यानी सैनिक के वेशभूषा में ऐसे मार उड़ के दिखाते हुए ऐसे कुछ चित्र दिखाते हुए ऐसे सिक्का चलाया था। तो सैनिक के वेशभूषा में सिक्का किसने चलाया? तो समुद्र गुप्त ने। देखिए इसे सैनिक के वेशभूषा में सिक्का चलाया किसने? समुद्र गुप्त ने। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको भूलिएगा लेकिन दो तीन पॉइंट को मत भूलिएगा। पहला पॉइंट ये, भारत नेपोलियन किसने कहा? हरिसेन द्वारा रचित पर्यावरण शास्त्रीय अभिलेख से जानकारी मिलता 2। और तीसरा में ये है VVI, बहुत ये वाला VVI। इसने क्या किया था? समुद्रगुप्त ने इतना कला के प्रेमी था कि खुद को बीना बजाता था। अब हमको कैसे पता चलेगा भाई खुद को बीना बजाता था? तो उसने एक सिक्का चलाया, इस पर सिक्का पर समुद्रगुप्त ने खुद बीना बजाते हुए उसका सिक्का पर उसका चित्र था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब किसने खुद को बीना बजाते हुए सिक्का चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने, यानी अपना जो चित्र था बीना बजाते हुए सिक्का पर चलाया था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बीना बजाते हुए चित्र किस शासक ने चलाया था? तो कौन बीना बजाते हुए? समुद्रगुप्त ने चलाया था। आगे देखिए, जब पूरा जब सत्ता चल रहा था तो श्रीलंका नजदीक में ही था। उसी टाइम श्रीलंका से एक समुद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत आता है। कहाँ? श्रीलंका का। और उस राजदूत मिलते हैं समुद्रगुप्त से और उनसे बोधगया में मंदिर निर्माण के, पता ना वो लोग अलग कुछ सोच था बौद्ध धर्म के कुछ लेकर के, उसने बोधगया में मंदिर निर्माण करने के लिए चाहता था लोग। तो कौन? श्रीलंका से एक राजदूत आया किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में। किस लिए? तो बोधगया में मंदिर बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए, बात करने के लिए, जिसे समुद्रगुप्त ने परमिशन दे दिया था और उसने बोधगया में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो उसी को बात के मैंने नोट किया हूं कि श्रीलंका के राजदूत को बोधगया में मंदिर बनवाने का अनुमति दिया है। किसने? समुद्रगुप्त ने। देखिए समुद्रगुप्त से पूछने वाली जो एग्जाम के दृष्टि से वो आपका क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद इसका एक लड़का, इसके बाद इसका मृत्यु के बाद इसका एक लड़का शासक बनता है जिसका नाम है क्या? रामगुप्त। और इसके बाद देखिए इतना रोचक कहानी है ना, इतना रोचक, आप इतिहास को भूल नहीं पाइएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी कहानी बताते हैं आपको रोचक। चलिए दोस्त, इसके बाद क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के खत्म या मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो राजा बनता है नेक्स्ट, वो बनता है रामगुप्त। यानी समुद्रगुप्त के बाद सत्ता में कौन आता है? रामगुप्त। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन और शासक बनने के बाद उसकी शादी हो जाती है देवी नाम की लड़की से। यानी रामगुप्त शासक बनता है, रामगुप्त की शादी किससे हो जाती है? देवी से हो जाती है, देवी नाम की लड़की से। और रामगुप्त था ना, वो मतलब शासक का युग नहीं था, वो मतलब अलबटा टाइप का आदमी था और मतलब उल्टा पुल्टा काम में करता रहता था और किसी के ना बात सुनता था, ना अपना मर्जी से काम करना, वो भी उल्टा पुल्टा काम करना, ना मंत्री को वैल्यू देना, ना सेना को वैल्यू देना, और मतलब अटपटांग टाइप का आदमी था। और देवी जो इसकी वाइफ थी, उसके अटपटांगी देख करके और मूर्खता के देख करके देवी में और रामगुप्त ने बनता नहीं था। यानी रामगुप्त और उसकी शादी हुआ देवी से, और दोनों में बनता नहीं था। अब क्या हुआ भाई? तो देवी कहेगी साला कैसा शासक है, मैं शादी भी कर ली, आई अजीब अजीब काम करता है। तो रामगुप्त का एक छोट भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, लेकिन इतिहास में इसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले चंद्रगुप्त और थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी रामगुप्त का भाई, छोटा भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देवी देखी कि साला रामगुप्त अटपटा आदमी है, तो देवी का कनेक्शन भी रहा किससे? अपना देवर चंद्रगुप्त से, और दोनों में अच्छा बनने लगा बात। और बनने क्या लगा कि आगे चल करके दोनों विवाह कर लिए। यानी देवी थी रामगुप्त को छोड़ करके चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर लेती है, अपने देवर से शादी कर लेती है। शादी तो हो जाता है, लेकिन बीच के बाधा भाई रहेगा ना। समझिए, रामगुप्त है,
रामदूत का शादी किससे होता है? देवी से विवाह हो गया, अरे रामदूत का शादी देवी से। लेकिन ये मूर्ख माने अलग टाइप का आदमी था, जिसके कारण देवी को इससे बनती नहीं थी। तो रामदूत का एक भाई था जिसका नाम था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देवी ने फिर आगे चल क्या की कि देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से दोनों का संपर्क हो गया और देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर लेती है। और शादी कर लेती है तो भाई से बड़ा भाई रामगुप्त, आखिर तो दोनों में तो द्वेष रहेगा ही रहेगा। तो देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक सलाह लेकर के षड्यंत्र रच करके और रामगुप्त को बोले रही रामदूत बाधा है, इसको खत्म कर दिया जाए, और रामगुप्त को लोग मरवा देता है। और मारने के बाद नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। आया समझ में? इतिहास में भी मतलब अजीब घटना हुआ है ना कि मेरे को दिमाग नहीं काम करता है। आज लोग ऐसा काम करते, पहले भी ऐसा चलता था भाई, इतिहास हुआ है। इसके पहले भी मैं कितना हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुना चुका हूँ, बहुत सारे मिलती है। तो चलिए क्या कीजिएगा, वो तो होने वाला होता ही रहता है। चलिए, लेकिन एक बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब गद्दी पर बैठता है तो ये बहुत ही मतलब इतना महत्वपूर्ण शासन करता है और अपना जो क्षेत्र था अच्छा विकास एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। भाई ये अच्छा योग्य शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य शासक था, तो अभी तो देवी इसे पट्टी, नहीं तो क्या जरूरत था। अब देखिए, तब इसमें टैलेंट था लड़का, तभी तो ये पट्टी है कुछ बंदा में क्वालिटी है। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की हम बात करें तो 375 से लेके 415 ईस्वी तक इसका शासन बताया जाता है। अब चलिए देखिए, हम आगे चलते हैं दोस्त। शुरू से हम लोग जो कहानी, इसके पहले हम लोग क्लास कर रहे हैं कि शक जो भारत आया था, तो शक अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। माने जहां तहां शक लोग था, पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था समुद्रगुप्त ने ही। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासक बनता है तो जहां जहां शक लोग जो बचे थे छोटा ना, उस सबको मार के भगा देता है। अब पूर्ण रूप से शक को भारत से बाहर कर देता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शासक बनता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर लेता है, माने हरा करके मार करके खदेड़ के बाहर भगा देता है। भाई बंदा में क्वालिटी थी और बाहर भगा देता है, पराजित कर लेता है सबको, अब जीत जाता है। और इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और चांदी के सिक्के चढ़ाता है। याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है तो सबसे पहले शक को पराजित किया, भारत से भगा दिया और भगा दिया। इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के चलाए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नोट कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्का चलाए। तीनों याद रखिएगा नहीं। शकों को भारत से बाहर किसने भगाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, इससे पहले भी कई लोग ऊपर गए विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं, लेकिन इसने भी धारण किया। और अंततः चांदी के सिक्के चलाए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक बात और है, चंद्रगुप्त द्वितीय इतना महत्वपूर्ण शासक माना काम करता है कि इसने न्याय का बहुत ईमानदार व्यक्ति था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब किसी का भी कोई काम हो ना, 12 बजे रात को भी कोई मंत्री सेना जाता था ना, किसी को प्रॉब्लम होता था, वो आकर के हेल्प करता था, वो मदद करता था। न्याय के मतलब गजब, मतलब हर किसी के साथ न्याय करता था, अन्याय नहीं करता था। माने जो सच है सच, गलत है गलत, जिसको जो प्रॉब्लम है उसको हेल्प करना, देखना, माने बहुत न्याय का मतलब बहुत ही अच्छा काम करता था। लेकिन एक बात है दोस्त, मैंने नहीं लिखी, ये न्याय का बहुत अच्छा काम करता था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन एक इतिहास में एक बात रह गई है कि न्याय का तो काम करता था, लेकिन ये देखिए कौन सा भाई, तो रामगुप्त भी तो इसका भाई था, तो रामगुप्त के साथ कौन सा न्याय किया है? देखिए, अपना जनता प्रजा के साथ तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने भाई के साथ कौन सा न्याय किए हैं? उसकी वाइफ से शादी भी कर लिया, इसको मरवा भी दिया। ये कौन सा न्याय है भाई? इसे गलत किया है ना। लेकिन यही गलत को इसके इतिहास में बोला जाता है कि ये गलत किया है। लेकिन इसे जितना महत्वपूर्ण काम किया है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अरे जितना महत्वपूर्ण काम किया और एक गलत काम कर दिया, ये दोनों बराबर हो गया। जैसे लोग कहा जाता है ना
कि आप कितनों भी महत्वपूर्ण काम कर लीजिए, कितनों भी अच्छा काम कर लीजिए और एक बुरा काम कर दीजिएगा ना तो आपका अच्छा काम सब खराब हो जाएगा। एक बुरा काम कर दीजिए तो ये इतिहास हुआ है भाई। सपोज मानते हैं आपका शादी विवाह हो गया है और अपने वाइफ को पूरा घुमा रहे हैं, पूरा देश दुनिया घुमा रहे हैं, लंदन भी घुमा रहे हैं, पूरा दुनिया पूरा जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पूरा दुनिया घुमा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और किसी दिन ऐसा अचानक हुआ ना कि आपका कोई का टाइम नहीं मिला, कहीं ऑफिस वगैरह जाना है और आपकी मैडम बोल दी कि सुनिए ना हमको पार्क जाना है, तो आपका बोलेगा अरे यार पार्क बाद में चलेंगे, थोड़ा ऑफिस जाना है बाद में चलेंगे, हमको ऑफिस निकलना है, बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में चलूंगा बोल के आप चल जाते हैं ऑफिस। उसको भाई पार्क नहीं लगाए, अब उसका दिमाग में वही बात रहेगा कि मेरे को पार्क नहीं लगाए। ये मतलब हजारों बात को भूल जाएगी कि मेरे को कहाँ कहाँ घुमाए थे वो भूल जाएगी, और एक दिन पार्क नहीं ले गए ना वो एक गलत एक बात नहीं याद रहता है। मतलब ये इतिहास हुआ है। अब रोज किसी को घी मलाई खिलाइए, रोज किसी को घी मलाई खिलाइए ना। अब अपने मैडम है ना, किसी को अपने गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो चाहे किसी, रोज घी मलाई पूरा पूरी चिकन बिरयानी खिलाइए और किसी एक दिन खिचड़ी खिला दीजिएगा ना वही उसको याद रहेगा। एक दिन आप मेरे को खिचड़ी खिलाए थे, एक दिन खिचड़ी खिलाए थे और वो याद नहीं रहेगा कि मैं मटन चिकन बिरयानी पनीर कितना खिलाया, वो भूल जाएगा लोग। यानी आपका सब अच्छा काम एक गलत काम कर दीजिएगा ना वो उससे ज्यादा हो जाता है। वही काम हुआ किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। इतना अच्छा काम किया नया के साथ, प्रजा के साथ, लेकिन अपना भाई के साथ जो गलत काम कर दिया ना वही इतिहास दोहराया जाता है। चलिए तो एग्जाम्पल रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न, 9 रत्न रहते थे। कितने, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न का मतलब क्या कि 9 विद्वान रहते थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे और 9 विद्वान में सबसे प्रसिद्ध थे जो थे वो कालिदास थे। आगे चलते हैं। एक फाहियान है, एक यात्रा, एक फाहियान है तो चीनी यात्री था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन कर रहा था तो एक चीनी यात्री था फाहियान। यही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत को आया था। एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो क्या बोलिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। देखिए फाहियान जो है, जो चीनी यात्री, इसी के समय भारत आया। यानी जो फाहियान था, यही याद रखना है, जो फाहियान था ये कौन था, चीनी यात्री था। किसके समय भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम भारत आया। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे दोस्त, एक लौह स्तंभ है, कौन, मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ से भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मिलती है और वो ऐसा बताया जाता है कि जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना, शायद उसमें अभी भी जंग नहीं लगी है। लौह स्तंभ लोहा का है, अभी भी जंग नहीं लगा है, ऐसा बताया जाता है। और लौह स्तंभ है कहाँ, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कौन, मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है, लौह स्तंभ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इससे भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। कैसे, मेहरौली का लौह स्तंभ से, जो कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के में ये स्थित है। आगे हम चल के बात करते हैं। देखिए तो जो कालिदास है ना, कालिदास तो इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बताया कालिदास के बारे में। यानी कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब कालिदास बहुत सारे रचनाएं किए हैं, बहुत सारे, इसीलिए कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। यानी बोलेगा कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन, कालिदास। देखिए आप एक बार ध्यान से सोचिएगा ना, तो कालिदास भी अजीब अजीब रचना किए हैं। मैंने खराब नहीं, अच्छा बात बता रहा हूं, अच्छा रचना किए हैं। मतलब ज्यादा इन्होंने रोमांटिक बातों की लिखी है, रोमांटिक रचना इसने ज्यादा किए हैं और इसने हकीकत लिखी है। जहां देखे ना कि रोमांटिक बात है उसको लिख देते थे। इसे देखिए आप, मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्रेम विवाह का जो कैसे कैसे क्या हुआ, सब मालविका अग्निमित्र में लिख दिए हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो कि प्रेम व्यवहार पर आधारित ज्यादा रोमांटिक कहानी लिखते हैं। कौन, कालिदास। और इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, इसलिए इन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के शेक्सपियर कौन, कालिदास। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
आगे देखिए, एक धन्वंतरी थे इसी के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी रहते थे, जो कि धन्वंतरी क्या थे, यह एक वैद्य थे। धन्वंतरी क्या थे, वैद्य थे। किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसको भी याद रखिएगा, धन्वंतरी के दरबार। इसके बाद बात करें, इसके बाद इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है कुमारगुप्त। यानी कि मृत्यु के बाद नेक्स्ट शासक कौन आता है, कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त, देखिए कोई ज्यादा इसमें विशेष पढ़ने के नहीं मिलता है, लेकिन जो पढ़ने के मिलता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इतिहास में लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट बात। कुमारगुप्त के ही टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ किसके समय, कुमारगुप्त के समय। तो याद रखिएगा, नालंदा जो विश्वविद्यालय जो कि किसके, मौर्य काल से ही चलते आ रहा है। मौर्य काल नहीं, मौर्य काल में तो तक्षशिला था, सॉरी मौर्य काल से कौन था, तक्षशिला था। गुप्त काल में किसका हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो कि आज भी ये पटना में स्थित, पटना के बिहार में पटना के समीप नालंदा जिले में ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अभी तो खंडहर हो गया है, बहुत सारे मतलब वैसा नहीं रह गया है, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे उसको किसने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल में समझा देंगे। तो यहाँ ये देखिए, कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। किसके, कुमारगुप्त के समय में। और एक बात और मिलता है, देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो जितने भी शासक आते हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, आगे चल के ये कोई उतना शासक मतलब योग्य शासक नहीं रहते हैं। थोड़ा इनके शासन व्यवस्था कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे मतलब हर चीज कमजोर होते चल जा रहा है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि एक विदेशी यात्री थे, हुनो, माने इसी का जो विदेश के आसपास यूनान क्षेत्र के थे कुछ जनजाति जो हुनो कहा जाता था, तो हुनो का आक्रमण भी इसी के टाइम हुआ। तो इसके दो घटना, कुमारगुप्त के दो घटना महत्वपूर्ण, कौन, तो एक तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और दूसरा हुनो को आक्रमण हुआ। हुनो का यूनान क्षेत्र के थे जो मध्य एशिया से आकर के भारत पर आक्रमण किए थे। हुनो का देखिए, हुन क्या थे, यह जनजाति था। इसका हुनों के कहना में ये नहीं था कि हमको आक्रमण करके भारत में सत्ता स्थापित करना है, नहीं। ये लोग का लक्ष्य था लूटपाट करना। लूट आएगा, पूरा पूरा आएगा, भीड़ भाड़ में जहां रहेगा लूटपाट करके लेके चला जाएगा। तो हुनों का यही था, इन लोग के सत्ता से मतलब नहीं था। तो हुनों जो आक्रमण हुआ था ना, इसी के टाइम हुआ था, जो कि जब हुनों का आक्रमण हो गया कुमारगुप्त के समय, तो अपना एक लड़का था स्कंदगुप्त, उसको पराजित करने के लिए भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कुमारगुप्त के समय जब हुनों का आक्रमण हुआ तो उसे पराजित करने के लिए किसको भेजा, तो स्कंदगुप्त को भेजा। यानी हुनों का आक्रमण हुआ तो पराजित करने के लिए अपना लड़का स्कंदगुप्त को भेजा है, किसको, हुनों को पराजित करने के लिए। और इसके बाद कुमारगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। मैं 1 मिनट यहां आपको मैं बता देता हूं। यानी कुमारगुप्त के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनता है, वो बनता है स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त कौन बात कौन होता है, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त ये शासन के बात करें तो 455 से लेकर 467, 455 टू 467, यही इसका शासन का मिलता है। किसका, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का शासन का 455 से 467, ये इतिहासकार को मानना है। देखिए इसके बारे में विशेष जानकारी तो नहीं मिलता है, कोई खास काम नहीं किया। यानी हुनों का आक्रमण ऑलरेडी हो ही गया था, पराजित करने के लिए गया ही था और पूर्ण रूप से पराजित कर भी नहीं पाया था। लेकिन एक बात इसने किया है, इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार किया। याद रखिएगा, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किया। यानी स्कंदगुप्त ने क्या किया कि सुदर्शन झील था, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा
सुदर्शन झील से 4 गो शासक संबंधित हैं। किससे? सुदर्शन झील से। यानी सुदर्शन झील से 4 शासक संबंधित है। कैसे भाई? तो सुनिए, पहला, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो सुदर्शन झील निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करा दिया। उसके बाद थोड़ा उसको मैंने कुछ दिन होने के बाद थोड़ा बिखर गया, तो अशोक ने अपने जो दूत कुशास को भेजा था उसको जीर्णोद्धार कराने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया सुदर्शन झील को, निर्माण किया। निर्माण करने के बाद अशोक कुछ दिन के बाद अशोक ने अपने दूत भेजा कुशास को उसको पुनः निर्माण के लिए। इसके बाद तीसरा जो मिलता है इसने रुद्रदामन, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ाया था आपको। रुद्रदामन ने भी इसको पुनः निर्माण करवाया कुछ दिन के बाद टूट फूट जाने के बाद। रुद्रदामन के बाद कई वर्षों के बाद फिर से सुदर्शन झील बिखर जाती है, तो पुनः फिर से स्कंदगुप्त फिर से इसको पुनः निर्माण करवाता है। तो 4 को इससे संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। यानी स्कंदगुप्त ने क्या किया? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त ये कहा जाता है कि 51 ईस्वी में एरन अभिलेख से किसी महिला का सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा, इस एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भानुगुप्त, भानुगुप्त से क्या होता है भाई? तो इससे एक अभिलेख मिलता है 51 ईस्वी में एरन अभिलेख से, मतलब उस समय में मिला हुआ था। माने एक एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख से यह मिलता है कि किसी भी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है पहली बार। ध्यान दीजिएगा, एरन अभिलेख से फर्स्ट टाइम, पहली बार लिखते हैं, पहली बार किसी महिला का सती होने का प्रमाण। यानी भानुगुप्त के शासन से मैंने जब शासन आया तो इसके द्वारा एक अभिलेख था। कौन सा? एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि किसी भी महिला को पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। सती होने का प्रमाण का मतलब समझ रहे हैं? उस टाइम ये था कि किसी महिला सती होने का मतलब क्या? कि किसी महिला का शादी हो गया, शादी होने के बाद उसका यदि हस्बैंड मर जाता है, किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को भी उसी टाइम बांध करके जिंदा दफनाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये बोला जाता था कि महिला जो है वो अपने हस्बैंड को सेवा करने के लिए आई है, अरे अपने पति को। तो पति तो मर गया, तो किसका सेवा करेगी? तो इसको भी जलाया जाए, ताकि ऊपर चला गया, मर गया, भगवान के पास चला गया, तो इसको भी मार जिंदा जला दो, ये भी भगवान के पास चले जाएगी, वहां सेवा करेगी। मतलब अजीब सा ये रूल था। ये रूल हमको भी एक्सेप्ट नहीं है। और माने किसी महिला का सती होना इसी को बोलते हैं। तो भानुगुप्त के समय एक एरन अभिलेख से किसी भी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है। क्लियर है? किसका? सती होने के। नेक्स्ट एक इसके बाद एक और शासक बनता है और अंत यही होता है। इसके बाद लास्ट शासक बनता है जिसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। इसके बाद शासक कौन बनता है? विष्णुगुप्त। यह अंतिम शासक रहता है, यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक रहता है। किसने? ये विष्णुगुप्त ने। और इसकी ज्यादा विशेष नहीं मिलता है, और अंत में जाकर के गुप्त वंश यहीं से समाप्त हो जाती है और इसको 550 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यानी यह अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। और 550 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। हो जाता है। क्लियर है? यानी कोई पूछेगा कि गुप्त वंश के अंतिम शासक, तो विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त की मृत्यु कब होता है? 550 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और अंततः यहाँ से गुप्त वंश समाप्त हो जाता है। कैसे? इसके बाद एक नेक्स्ट जो हम पढ़े क्लास लेंगे, इसके बाद वर्धन वंश का वो हम कल लेंगे। तो नहीं, कल नहीं लेंगे, और अभी कल हम आपको क्लास लेंगे गुप्त का कला साहित्य से संबंधित। ये तो हम लोग पूरा शासन व्यवस्था पढ़ लिए, किसका? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का शासन व्यवस्था खत्म हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश का कला साहित्य संस्कृति, जहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्त, ये क्लास 2 खत्म हो गया, क्लास 3 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ये हम लोगों का शासन यानी गुप्त वंश का शासन व्यवस्था से जीते शासक थे महत्वपूर्ण, उसको हम लोग खत्म कर लिए पढ़ करके। कल हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश का कला संस्कृति साहित्य से संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यानी कला का क्या होता है, साहित्य क्या, संस्कृति का, कल सभी को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपका जवाब दिया जाएगा कमेंट का। और जो आपको लगता है कि टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है, उसको आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में आपको बताने का कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक कल मिलते हैं गुप्त वंश का कला संस्कृति और साहित्य को लेकर के, और क्या योगदान रहा गुप्त वंश में, कल उसको देखेंगे, और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।